अगर आपको बार बार बुखार आता है और थोड़ी देर में वो बुखार चला जाता है तो आप सोचोगे कि मुझे ये क्या हो रहा है, ये किस तरह का बुखार है। आज तो मुझे बुखार आ रहा है, फिर कुछ घंटों बाद ये ठीक हो जाएगा, ये अगले दिन फिर बुखार चढ़ जाएगा। ये सिम्टम्स हमको कहाँ पॉइंट आउट करें, कहीं ये मलेरिया तो नहीं। ये क्या हर आने जाने वाले बुखार को हम मलेरिया कहेंगे? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मलेरिया किस वजह से होता है, मलेरिया के सिम्टम्स क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है और इसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मलेरिया क्या होता है और ये कैसे होता है। मलेरिया का एक मिसकंसेप्शन है कि ये वायरल की तरह होता है, पर ये एक वायरल इन्फेक्शन नहीं है, ये एक पैरासाइट से फैलता है जो फीमेल एनोफिलियस मस्कीटो के बाइट से होता है। मतलब वो मस्कीटो के अंदर ये पैरासाइट है जो डिफरेंट पेशेंट्स के अंदर या डिफरेंट लोगों को बाइट कर रहा है, तो वो स्प्रेड हो रहा है। और ये पैरासाइट का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कॉमनली इंडिया में 2 स्पीशीज प्लाज्मोडियम के देखे जाते हैं, दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। तो आपको ये लगेगा कि ये डेंगू में भी आपको इसी तरह के कुछ सिम्टम्स दिखेंगे, फीवर आ रहा है तो क्या हर फीवर डेंगू या मलेरिया होता है? ये तो आप आपके डॉक्टर्स पे छोड़िए डायग्नोसिस के लिए, पर हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम सिम्टम्स अगर ऐसे आ रहे हैं तो हमको कब डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। और आपको इससे आपकी डिज़ीज़ के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, या आपके कोई फैमिली मेम्बर हैं जिनको ये डिज़ीज़ हुई है तो उनको ये सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो उनको कब लेकर जाना है डॉक्टर के पास और क्या सही ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो अब आगे बढ़ते हुए ये जानते हैं कि डेंगू और मलेरिया में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि मैंने आपको बताया कि डेंगू जो है वो एडीज़ मस्कीटो के थ्रू स्प्रेड होता है, लेकिन मलेरिया जो है वो फीमेल एनोफिलियस मस्कीटो की वजह से स्प्रेड होता है। अब एडीज मस्कीटो जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव सुबह में होता है और वो शाम में भी कभी कभार एक्टिव होता है। मतलब आपको मस्कीटो बाइट सुबह में हो ज़्यादा हो सकता है या शाम में ज़्यादा हो सकता है। मलेरिया कॉज करने वाला जो मस्कीटो है वो शाम के वक्त आपको अर्ली इवनिंग्स के टाइम पे आपको ज़्यादा बाइट कर सकता है, तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं सिम्टम्स की तरफ बढ़ने से पहले कि ये सिम्टम्स देखो 7 से 10 दिन के बाद आपको सिम्टम्स दिखने लगेंगे बाइट के बाद, ओके। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक पैरासाइट की वजह से स्प्रेड होता है ना। तो ये पैरासाइट की स्पीशी डिसाइड करती है आपको कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो हम कोई अगर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है तो हमको कैसे अलग सिम्टम्स आ सकते हैं, अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है तो हमको अलग सिम्टम आ सकते हैं, या कोई और स्पीशी है तो आपको अलग सिम्टम्स आएंगे। तो सबसे पहला सिम्टम है तेज़ बुखार आना। आपको बहुत तेज़ बुखार आएगा और यूजुअली लोग ये कहते हैं, यूजुअली ये पेशेंट्स कहते हैं कि कपकपी लगती है बुखार के साथ। तो आपको ये याद रखना है कि फीवर और चिल्स ये सबसे पहला सिम्टम है, पर ये बहुत कॉमन सिम्टम है ना, फीवर और चिल्स। तो अब हम जानेंगे और डिटेल में कि क्या सिम्टम से आपको ऐसा समझ आ सकता है कि ये मलेरिया ही है या कुछ और है। तो मैंने आपको तेज़ बुखार के बारे में तो बताया है ना। तो सेकंड सिम्टम के अंदर क्या दिख रहा है हमको, जो फीवर और चिल्स की मैंने आपको बात बताई थी। तो कभी कभार पेशेंट्स ये ऐसे महसूस करते हैं कि उनको बहुत ठंड लगती है और फिर बहुत गर्मी लगने लगती है। इतनी ठंड लगती है, कोई कहते हैं मुझे कि उनको कोई कंबल ओढ़ कर बैठना पड़ता है। और कई पेशेंट्स ये भी कहते हैं कि अचानक से वो ठंड कम हो जाती है और फिर पसीने छूटने लगते हैं। तो ये आपको एक सिम्टम दिखेगा। अब मैं आपको इसके पीछे का साइंस समझाती हूँ कि ये कैसे होता है। अब मलेरिया का जो पैरासाइट है वो सीधा रेड ब्लड सेल्स पे अटैक करता है, तो रेड ब्लड सेल्स टूट जाते हैं। तो जब रेड ब्लड सेल्स टूट रहे हैं तो इम्यून सिस्टम ये इस तरह का रिएक्शन, एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना इम्यून सिस्टम का, जिस वजह से एकदम ठंड लगती है, एकदम गर्मी लगने लगती है। ये एक सिंबल देना चाहते हैं या वार्निंग साइन होता है कि कुछ तो गलत हो रहा है बॉडी में। जो मैंने आपको पैटर्न बताया, ठंड लगना फिर पसीना आना, ठंड लगना फिर पसीना आना, ये बार बार आपको नोटिस होगा, तो आप थोड़े से अलर्ट रहना ये साइन के बारे में। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट सिम्टम क्या है। नेक्स्ट सिम्टम ये है कि बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होना, ठीक है। अब बॉडी पेन के साथ साथ आपको मसल में भी पेन लगे, कमज़ोरी आएगी, आपको बेड से उठने का मन नहीं करेगा, आपको इतना पेन की वजह से, मतलब आप इतने कमज़ोर फील करोगे, खुद को वीकनेस आता है एक तरह से। नेक्स्ट सिम्टम जो आप देखोगे वो है कि आपको नौशिया और वॉमिटिंग भी देख सकते हैं। कई पेशेंट्स में नौशिया और वॉमिटिंग भी हो सकता है, बट ये सब में नोटिसेबल नहीं होता। मैं वही आपको बार बार बोलती हूँ कि हर पेशेंट में सेम सिम्टम्स हो ऐसे ज़रूरी नहीं है ना।
तो नौशिया और वॉमिटिंग आपको देखने मिलेगा। अगर ये सिम्टम आ रहा है तो पेशेंट की कंडीशन और ख़राब हो सकती है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और डिहाइड्रेशन भी हो रहा है। तो सिर दर्द भी आपको फील हो सकता है। अब आपको ये याद रखना है कि बॉडी में कमज़ोरी, सिर दर्द, ये सब क्यों हो रहा है ना? ये इसलिए हो रहा है कि रेड ब्लड सेल्स हेल्दी ब्लड सेल्स हैं और पैरासाइट सीधा रेड ब्लड सेल्स को किल कर रहे हैं। तो ये बॉडी का रिस्पॉन्स है एक तरह का। सर दर्द होना, फटीग होना, नौशिया, वॉमिटिंग, ये सब सिम्टम्स आपने याद रखने हैं। और अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिख रहा है तो आपको आपके डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना है। कभी कभार मलेरिया को वायरल फीवर से भी कंफ्यूज किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको समझाऊंगी कि मलेरिया और वायरल फीवर के अंदर डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। तो हम जानेंगे कि वायरल में और मलेरिया में क्या डिफरेंस है। वायरल फीवर के साथ बहुत से पेशेंट्स का गला दुखता है, खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है और सपोर्टिव ट्रीटमेंट के बाद ये थोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है। मलेरिया में आपको ये याद रखना है कि वो बाइट के 7 से 10 दिन के बाद आपको सिर्फ बुखार चढ़ेगा और बुखार चढ़ेगा, फिर आप को नॉर्मल सिम्टम्स दिखेंगे और सपोर्टिव थेरेपी के बाद भी आपको थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। बट ये याद रखना है आपको कि सिम्टम्स से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये मलेरिया है या नहीं है। तो इसके लिए शायद डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन करें या थोड़े डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएं आपसे या ब्लड टेस्ट करवाएं, तो हम जानेंगे आगे कि आपको क्या क्या डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि कौन से टेस्ट डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं मलेरिया को डायग्नोस करने के लिए। अगर थोड़ा सा डाउट होता है डॉक्टर्स को तो सबसे पहले जो टेस्ट कॉमनली करवाए जाते हैं वो है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर या रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये दोनों करवाते हैं। इससे हमको कंफर्म पता चल जाता है कि कौन सा पैरासाइट है, कौन सा स्पीशी है और इसका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। बट सिम्टम्स जानकर आप एंटी मलेरियल मेडिकेशन शुरू नहीं करना है आपने, ये गलत अप्रोच है। आप अपने डॉक्टर्स के पास जाइए, लेट देम डिसाइड कि कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करना है। उनको वायरल और मलेरिया में डिफरेंस भी उनको पता होता है, उनको क्या ट्रीटमेंट देना है वो भी पता होता है। अगर उनको डाउट होगा तो वो आपसे ये करवाएंगे, अगर डाउट नहीं है तो वो अपने हिसाब से आपको सपोर्टिव थेरेपी देंगे फॉर वायरल इन्फेक्शन। बट मलेरिया के इन्फेक्शन के लिए हमको कन्फर्मेशन के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम जानते हैं कि मलेरिया का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। अब हर एक जगह एक लोकल गाइडलाइंस फॉलो होती है, ठीक है। अभी जैसे डायग्नोसिस होता है तो मलेरिया का पैरासाइट हमको पता चल जाता है और कौन सा स्पीशी है उसका, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है तो वो उसके लिए एक अलग एंटी मलेरियल मेडिकेशन यूज़ होती है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के लिए अलग एंटी मलेरियल मेडिकेशन यूज़ होती है। ये डिपेंड करता है स्पीशी ऑफ द पैरासाइट, ओके। तो जिससे आपकी गाइडलाइंस होती है उस हिसाब से ये शुरू किया जाता है। आपको जैसे पता चल गया है तो आप खुद से मेडिकेशन मत लीजिए, आपके डॉक्टर्स को डिसाइड करने दीजिए कि क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में, है ना। हम सेल्फ मेडिकेशन करके चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। तो आप ये याद रखिए, आपके डॉक्टर्स ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं एज पर द स्पीशीज़ ऑफ द पैरासाइट। नाउ इसके साथ ट्रीटमेंट के दौरान बुखार कंट्रोल करने के लिए, बॉडी के हाइड्रेशन के लिए, सिम्टोमेटिक कंट्रोल के लिए और पेशेंट के सिवियरिटी, केस की सिवियरिटी के हिसाब से, क्लिनिकल कंडीशन किस तरह की है पेशेंट की, उसकी सिवियरिटी के हिसाब से शायद हॉस्पिटल एडमिशन भी करना पड़े, या जब हम ट्रीटमेंट के लिए एंटी मलेरियल मेडिकेशंस भी डिसाइड करते हैं तो पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से ही होता है। आपको ये समझना है कि आपकी सिवियरिटी के हिसाब से डॉक्टर का अप्रोच होगा ट्रीटमेंट के लिए। आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? तुरंत। आपको ये सिम्टम्स तो दिख गए हैं, आपने ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया है, बट अगर आपको ये वार्निंग साइंस दिख रहे हैं, आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना है। आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको बार बार वॉमिटिंग हो रही है, अगर आप प्रेग्नेंट हो, अगर आप बेहोश हो गए हो, है ना, आपके पेट में सिवियर पेन है या आपको बार बार चक्कर आ रहे हैं, तो आपको आपके नज़दीकी हॉस्पिटल में इमीडिएटली एडमिट होना है। ये सिम्टम्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब हम जानते हैं कि हम मलेरिया से कैसे बच सकते हैं। अगर हम मस्कीटो बाइट से बच जाएंगे तो हमको मलेरिया होगा ही नहीं। मैंने जैसे बताया कि ये फीमेल एनोफिलियस मस्कीटो सबसे ज़्यादा रात में एक्टिव होता है, तो नाइट टाइम पे आप मस्कीटो रेपेलेंस यूज़ करिए, आसपास घर के पानी मत जमा होने दीजिए और फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए, अपने आप को कवर्ड रखिए, मस्कीटो नेट्स यूज़ करिए और आपके डॉक्टर से एडवाइस लीजिए अगर आप मलेरिया प्रोन एरिया में है तो
तो आपको थोड़ा सा प्रिवेंशन से आप मलेरिया से बच सकते हैं। तो अब इस वीडियो में हमने जाना है कि हर एक बुखार वायरल फीवर की वजह से नहीं होता, इसके बहुत ही रीजंस भी हो सकते हैं, तो इसको वायरल फीवर से कंफ्यूज मत करिए। अगर आपको बुखार के साथ अचानक से ठंड लगती है और फिर पसीना आ जाता है, या फिर आपके सर में तेज़ दर्द है, आपको अगर उल्टियाँ हो रही हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करवाइए, क्योंकि ये शायद मलेरिया हो सकता है। खुद से सेल्फ एग्जामिनेशन मत करिए, सेल्फ डायग्नोसिस मत करिए, आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करवाइए अगर ये मलेरिया है। मलेरिया का ट्रीटमेंट सक्सेसफुली होता है अगर इसका डायग्नोसिस जल्दी हो जाए। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है, डाउट आ रहा है कि बुखार ज़्यादा टाइम तक रुक रहा है, मैंने आपको जो सिम्टम्स की लिस्ट बताई है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर्स को इमीडिएटली कंसल्ट करिए। दिस इज़ डॉक्टर अल्फिया। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।